Hi everyone, I am Rachel Medha, your legal faculty and who is teaching you Bharatiya Sakshi Adhiniyam. And I hope you all are very good and you are keep on revising the things we are done. As of now, we are done with the two lectures wherein I tried to explain the basic things in a very easy way and with illustrations. So I hope कि आप रेगुलरली पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं एंड देन नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं, राइट? So today is our lecture 3. All right. And yes, welcome to the Nivesh Kashyap tutorials. And हाँ, आप रेगुलर अपडेट्स के लिए ये हमारा स्कैनर दिया हुआ है. You can scan from here and join the group because there are many people, many students here. So you'll get to know the regular updates, or even if you want to ask any doubts or anything. So for that reason, it's for your extra help. So I would suggest that you should join the group. All right. So let's continue with our third lecture, and today as we wind up in the last class, we did some of the basic concepts and I said that from the next class onwards हम लोग section 2 start करेंगे जो कि हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज है. वहाँ पे हमारी डेफिनेशंस दी हुई हैं. ऑल राइट. सो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है. सी, हम लोग कुछ डेफिनेशंस करेंगे जो हमारे सेक्शन 2 में दिए. ठीक है, ये दिए हमारे सेक्शन 2 में. देयर आर फ्यू डेफिनेशंस. वी विल रीड ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन अलॉन्ग विद ऑल द सेक्शंस, ऑल द सब क्लॉजेस फ्रॉम द बेयर एक्ट. ऑल राइट. उसके साथ साथ ना देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो जो ऑल दो हमारे डेफिनेशन पार्ट में इंक्लूडेड नहीं है, हमारे बेयर एक्ट में नहीं है, बट उसका भी हमें जानना ज़रूरी है. ठीक है, तो हम ये दोनों पार्ट्स आज कवर करने का ट्राई करेंगे जितना हो सके, वरना नेक्स्ट क्लास में आपका ये बाइंड अप हो जाएगा टॉपिक. ठीक है, फिर हम अपने अगले पार्ट पे बढ़ सकते हैं. तो ये हमारा कौन सा पार्ट 1 चल रहा है, जिसके अंदर हमारा प्रिलिमिनरी पार्ट बोला जाता है, जिसके अंदर प्रिलिमिनरी में हमारे सेक्शन 1 एंड 2 आते हैं. ठीक है, सेक्शन 1 एंड 2. 1 हमने ऑलरेडी कल कर लिया था, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट वाला. एंड सेक्शन 2 हम आज करेंगे. मैक्सिमम 2 क्लासेस लगेंगी एंड उसके बाद अब आपका ये जो पार्ट 1 है ना बेयर एक्ट का, ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली. ऑल राइट, सो स्टार्ट किया जाए. ऑल राइट. पहली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए, डायरेक्टली मूविंग ऑन टू द बेयर एक्ट से काम नहीं चलेगा. उससे पहले हमें जानना चाहिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़. देखो, सबसे पहले आज हम कवर करने वाले हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. क्या होता है ये जो आपके आगे दिख रहा है, व्हाट इज़ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. आपको पता भी होगा और हो सकता है ज़्यादा क्लैरिटी ना हो. ये डेफिनेशन, मतलब इसकी ना कोई डेफिनेशन पर्टिकुलरली नहीं दी हुई है हमारे बेयर एक्ट में, बट हम इसको आसान शब्दों में समझेंगे. ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लेके चलती हूँ. सी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एक तरीके से एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि इट इज़ कैरिड आउट बाय द जजेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ आती हैं, अपनी बात रखती हैं, केस फाइल किया, आर्ग्यूमेंट्स रखती हैं, अपने एविडेंसेस, अपनी गवाहों को पेश करती हैं, और फिर उसके बाद कोर्ट उसके बेसिस पे डिसीजन देता है और फिर उस तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं चीज़ें. ऑल राइट. तो ये तो होता है मतलब बेसिक चीज़. जो भी प्रोसीडिंग्स इट इज़ गोइंग ऑन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, उसको हम ना सिंपल भाषा में बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, एक पूरा तरीके का फॉर्मल प्रोसेस है. तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि इट हैपन्स बिफोर जज और अ मजिस्ट्रेट. ठीक है, ये कोर्ट के आगे होता है. देखो, इसमें डिफरेंस क्या होता है. जज हम सिविल केसेस में यूज़ कर लेते हैं एंड मजिस्ट्रेट हम क्रिमिनल केसेस में यूज़ कर लेते हैं. बात एक ही है. ठीक है, तो ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं एक कोर्ट के आगे. सिंपल सा मान के चलो, कोर्ट के आगे ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं. पूरा एक फॉर्मल प्रोसेस है. ठीक है, एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर इज़ फॉलोड. ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है. जैसे हमारा बीएसए एक प्रॉपर तरीके का प्रोसीजर बताता है, सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगी चीज़ें कोर्ट रूम में. तो एक पूरे तरीके का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जो कि चलता है कोर्ट ऑफ लॉ के आगे. ठीक है,
आप जितनी भी सिविल सूट्स देख लो, क्रिमिनल केसेस देख लो, डिवोर्स पिटिशंस हो गई, अपील हियरिंग, मतलब ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स ही तो हैं इसके कि ये सब जुडिशल प्रोसेस है। आप केस फाइल करोगे, उसके बाद कैसे थिंग्स विल वर्क, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फिर चार्ज शीट फाइल होएगी, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर उसके बाद कोर्ट में जाता है मामला, ट्रायल चलता, इंक्वायरी चलेगी पहले, फिर ट्रायल चलेगा, एंड उसके बेसिस पे कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट देगा, और फिर उसके बाद सेंटेंस हियरिंग वगैरह होगी। ये हो गई क्रिमिनल केस की बात। तो इसी तरीके से सिविल केस में भी ऐसा ही चलता है, सिमिलर प्रोसीजर। तो एक तरीके से ये जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं कि एक प्रॉपर तरीका दिया गया है हमें। सीपीसी में दिया हुआ है सिविल का तरीका प्रोसीजर, एंड क्रिमिनल का दिया हुआ है हमारा बीएनएसएस में। ठीक है, वो तो चलो जब वो एक्ट्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी की बात है कि आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि क्या जुडिशल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। आप अगर कहीं पढ़ें, एनकाउंटर करें इस टर्म को, तो क्या मतलब है। ठीक है, तो इन समरी बताऊं तो एक फॉर्मल कोर्ट की हियरिंग जो जजेस के आगे होती है। तो बेसिकली जजेस जब डिसाइड करते हैं ना कोई केस बेस्ड ऑन लॉ प्लस बेस्ड ऑन एविडेंसेस, मतलब एक पूरा अच्छे से प्रोसीजर की लॉ डिसाइड कर रहे हैं क्या लगेगा, क्या अप्लाई होगा, उसके साथ साथ प्रॉपर एविडेंसेस लेके एक डिसीजन तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे हम सिंपल तौर से कि ये होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब ये तो आपको पता चल गया जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, बट यू शुड ऑल्सो नो कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसके एम्बिट में नहीं आती। ठीक है, लिस्ट ऑफ कुछ चीज़ें देखते हैं, लिस्ट ऑफ नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये सब आपको लग सकता है कि हाँ ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, बट ये नहीं होती हैं। तो कई बार फिल्म्स में पूछ लेते हैं, कई बार वैसे भी आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। देखो जैसे कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स हो गई, राइट, या कोई कलेक्टर अगर इंक्वायरी करता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जब आपका प्रोसीजर चलता है, ट्रिब्यूनल में अगर कोई मैटर चलता है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं है। अदरवाइज डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, ये भी अच्छा एग्जांपल है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इसके अंदर नहीं आता। तो ये सब क्या है, ये सब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर नहीं आता। और हम क्यों पढ़ रहे हैं नहीं आता, क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे, अभी हमने सेक्शन 1 क्लॉज 2 भी पढ़ा था, उसमें भी लिखा हुआ था कि जो बीएसए है ना, वो कहाँ कहाँ अप्लाई करता है, और टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड जो भी चीज़ें कोर्ट के आगे चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उसके ऊपर तो बीएसए वुड अप्लाई, राइट, बट जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है ही नहीं तो उसके ऊपर तो बीएसए लगेगा ही नहीं ना, सिंपल सी बात है। तो अभी जो हमने ये सब एग्जांपल्स दिए और भी हो सकते हैं, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लेके चलो आप। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या होती है, मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसने कुछ मिसकंडक्ट कर दिया, या मिसकंडक्ट कोर्ट के आगे नहीं, उसने कुछ ऐसा मिसकंडक्ट कर दिया कि अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा है, या टाइम पे नहीं पहुंच रहा है अपनी ड्यूटी पे, या कुछ ऐसे कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, तो उस केस में उसको कोर्ट में ना ले जाके उसकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जाती है। मतलब विद इन द वर्क एनवायरमेंट देयर आर पीपल इन द टीम, जो लोग उस पर एक इंक्वायरी बिठाएंगे। तो ये सब कोर्ट के बाहर हो रहा है ना, तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स तो नहीं है, इसके ऊपर जज तो डिसाइड कर नहीं रहा है, तो इसमें देयर आर अदर पीपल हु आर डिसाइडिंग। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे बीएसए लगेगा। उन लोगों को ज़रूरी नहीं है कि बीएसए का प्रोसीजर फॉलो करें, वो अपना प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, एंड डिपेंड्स कि कहाँ पे है, उनकी मर्ज़ी की वो क्या चीज़ फॉलो करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बीएसए के अंदर जो भी प्रोसीजर दिया हुआ है, ये जो हमने ये सब एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, इस पे बीएसए वुड नॉट अप्लाई। दैट्स इट, यही पॉइंट था, मैंने आपको क्यों ये डेफिनेशन कराई है। ठीक है, अब मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ हमारे बेयर एक्ट पे। देखो हमने कल पढ़ लिया था ऑलरेडी, बट फिर भी इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एंड आई होप अब आपको ये टर्म क्लियर हुई होगी कि अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई हो रहा है कोई चीज़, तो इसका मतलब उस पर बीएसए लगेगा। बट अगर कोई चीज़ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही नहीं है, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे उस एम्बिट में, तो हम उस पर क्यों अप्लाई करेंगे। दैट्स इट, इतना ही मान के चलो। ठीक है, अब चलो वापस इस पे।
और ट्रिब्यूनल के आगे भी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाती है। ये पूरी तरीके से ना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ये क्या करती है, मतलब चलती तो एक सिमिलर टू कोर्ट ही है कि जहाँ जैसा प्रोसीजर चलता है, बट ट्रिब्यूनल क्या होता है ना, एक किसी स्पेसिफिक मामलों में चलती है और ये ना अपनी कुछ पावर्स और प्रोसीजर्स अलग भी रख सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इसको प्रॉपर तरीके से बीएसए के अकॉर्डिंग चलना है। ये थोड़ी लेस फॉर्मल तरीके की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है किसी चीज़ में। जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, डीआरटी है यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये सब फ्यू आर द एग्जाम्पल्स जिन पे ना हम बीएसए पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। उनकी डिस्क्रिशन है कि उसमें से क्या अप्लाई करें क्या ना करें। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। आईटी प्रोसीडिंग्स हो गई, कलेक्टर इंक्वायरी, ट्रिब्यूनल, डिपार्टमेंटल, और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो इसके एम्बिट में नहीं आती है। तो एक तरीके से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स चलती है ना, उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के एम्बिट में नहीं काउंट करते हैं। तो अगर नहीं काउंट करते हैं तो उस पर बीएसए नहीं लगेगा, सिंपल एज दैट। इनका डायरेक्ट लिंक है। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है तो लगेगा बीएसए, नहीं है तो नहीं लगेगा, दैट्स इट। अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड डेफिनेशन पे। अब देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। कोर्ट की डेफिनेशन पढ़नी है, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, एविडेंस के कितने टाइप्स हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, फिर रियल और मटेरियल थिंग क्या है, ये भी इसी के एम्बिट में आती है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। तो देखो ये सब टर्म्स हम पढ़ेंगे ब्योर एक्ट की हेल्प से और बोर्ड से। यहाँ पे मैंने जस्ट मेंशन किया है ताकि आपको पता रहे हम अगला क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे पढ़ो, ब्योर एक्ट पे आओ। हमारा जो सेक्शन 2 है वो बात करता है डेफिनेशन पार्ट की। ठीक है, तो सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ये सब डेफिनेशन है। ये इसका मतलब ये है कि इस अधिनियम में ये जो हम जितनी भी ये डेफिनेशंस कर रहे हैं ना, 2 क्लॉज एल तक, ठीक है, ये सब जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, तो पूरे बेयर एक्ट में अगर आपको ये वर्ड्स कोर्ट, कंक्लूसिव प्रूफ, डिसप्रूफ, डॉक्यूमेंट, ये सब अगर कहीं भी दिखता है ना ये वर्ड, तो उसका मीनिंग जानने के लिए आपको सेक्शन 2 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कहीं भी ऐसा वर्ड यूज़ होता है, इन डेफिनेशंस वाला पार्ट किसी भी सेक्शन में यूज़ होता है, तो उसका यही मीनिंग होगा जो हम सेक्शन 2 में पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से अगर आपको सेक्शन 2 समझ आ गया तो ये मान के चलो कि हाफ पार्ट इज डन। आगे जाके आपको टर्म्स में कन्फ्यूजन नहीं होगी, कॉन्सेप्ट्स में हो सकती है बट आपको टर्म्स में कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि जनरल रूल यही है जो हम ये सब पढ़ रहे हैं, यही मीनिंग रहेगा थ्रू आउट द एक्ट। बट अगर मान के चलो किसी वर्ड के 2 मीनिंग्स हैं, मान लो कंक्लूसिव प्रूफ के 2 मीनिंग्स हैं, हमने यहाँ पे एक पढ़ लिया। अब मान लो आगे जाके कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ पे ना ये वाला मीनिंग अप्लाई नहीं करेगा, उन्होंने अपना एक अलग मीनिंग दिया, तो वो वहाँ स्पेसिफिकली लिखेंगे कि यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज बी वाला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ये मीनिंग अप्लाई होगा जो हम दे रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो ये बात होती है। अदरवाइज़ यही होता है कि जो ये पढ़ रहे हैं ये पूरे बेयर एक्ट में हमारे यही सेम मीनिंग्स रहेंगे थ्रू आउट। तो ठीक है, पहली डेफिनेशन पे आओ, 2 क्लॉज 1 क्लॉज ए। पहली बात करता है कोर्ट क्या होता है। हमने अभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पढ़ा, राइट, ऐसी प्रोसीडिंग्स जो किसी कोर्ट के आगे होती हैं। अब उसके लिए आप ये जानो कि कोर्ट क्या होता है। देखो कोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, यू मस्ट राइट, और अपने बेयर एक्ट में पेंसिल से मार्क करते चलिएगा ताकि अब जब दोबारा पढ़ें तो आपको सब कुछ क्विकली याद आ जाए। तो कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। अच्छा, और चीज़ें कैसे पढ़ते हैं आपने पढ़ना स्टार्ट किया, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अभी मत पढ़ो, 1 लाइन में मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। उसके बाद पढ़ो एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, ये ऑल पर्सन्स से कनेक्टेड है लीगली से एविडेंस तक की लाइन। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो कोर्ट के अंदर क्या क्या आ गया, एक तो जजेस, उसके अलावा मजिस्ट्रेट्स आ जाते हैं एंड ऑल अदर पर्सन्स। इसके अलावा भी जजेस, जैसे मैंने बताया था हम सिविल केस में यूज़ कर देते हैं टर्म, मजिस्ट्रेट्स हम क्रिमिनल में यूज़ करते हैं मोस्टली। तो जजेस हो गए, मजिस्ट्रेट्स हो गए, और उसके अलावा कोई ऐसे बंदे भी हो सकते हैं जिसको लीगली पावर मिली हो कि वो एविडेंस ले सकता है। तो ये 3 चीज़ें आएंगी हमारे कोर्ट के अंदर। ऑल राइट,
अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ तो आपको क्लियर है कि भाई जजेस क्या है, मजिस्ट्रेट्स क्या है। अब आप पूछोगे ऐसे कौन से बंदे हैं जिनको लीगली और मतलब जिनको पावर है कि वो भी कोर्ट की तरह एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लीजिएगा, यही समझा देती हूँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा कमीशंस। देखो, जब आप पढ़ोगे कमीशंस क्या होता है सीपीसी में, आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अब क्या होता है ना, कई बार कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है, मान लो कोर्ट इज़ ओवरबर्डन, उसको इतना टाइम नहीं है, या फिर ना केस चल रहा है दिल्ली में, ठीक है, केस चल रहा है दिल्ली में, लेकिन कोई एविडेंस मिला है मान लो कहीं भी वेस्ट बंगाल में। अब कोर्ट खुद तो वहाँ नहीं जा सकता, ठीक है, दिल्ली से वेस्ट बंगाल वो की सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करने, तो उसके लिए क्या करेगा कोर्ट, कोर्ट विल अपॉइंट सम कमीशन। कमीशन के अंदर वो अपनी मर्ज़ी के कुछ मेंबर्स को इंक्लूड कर सकता है, ठीक है, और वो बोलेगा मेंबर्स को कि तुम जाओ एंड रिकॉर्ड करके आओ कुछ एविडेंसेस। मतलब कोर्ट इज़ गिविंग देम पावर कि आप जाओ और मेरे लिए, मेरे बिहाफ पे आप कुछ एविडेंस रिकॉर्ड करके लाओ। तो अगर कोर्ट ही ऑथराइज़ कर रहा है किसी को कि मेरे बिहाफ पे जाके काम करके आओ, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि उस पर बीएसए अप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोर्ट ने ही बोला है ना उसको जाने के लिए। तो क्योंकि अगर एक कोर्ट ने अपनी पावर को डेलीगेट किया है, कोर्ट ने अपनी पावर को डेलीगेट कह सकते हैं हम किया है, किसके ऊपर? लोकल कमीशंस के ऊपर। कमीशन एक बिठाई है कि इस इतने मेंबर्स जाओ और एविडेंस कलेक्ट करके लाओ। तो जाहिर सी बात है अगर कोर्ट ने ही पावर दी है, तो अगर कोर्ट पे अप्लाई होता है बीएसए, तो इस पे भी अप्लाई होगा। तो बीएसए वुड ऑल्सो अप्लाई टू देम। ये होता है हमारा कोर्ट का मीनिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगली डेफिनेशन पे हम चलते हैं। अब है कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। मेरे हिसाब से पहले हमने सीक्वेंस में चलना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पढ़ा, पहले हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, हमने कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ ली। अब सीक्वेंस में चलते हैं। अब हम सीधा जंप करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट क्या होता है। एक सीक्वेंस पे चलेंगे ताकि ना स्मूथली थिंग्स वुड रन। सबसे पहले अब आ जाओ 2(1)D में। यहाँ पे बता रखा है, ये मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, या चलो ठीक है ऐसे। डॉक्यूमेंट क्या होता है, पहले डेफिनेशन रीड करो, फिर बोर्ड पे चल लेंगे ज़रूरत पड़ी तो। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed, described or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures, marks or any other means, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording। ये बहुत important है। That matter and includes electronic and digital records, ठीक है। अभी डेफिनेशन पे दोबारा आ जाएंगे, पहले हम चलते हैं अपने बोर्ड पे, ठीक है, टू गेट द मोर अंडरस्टैंडिंग। देखो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। ये है हमारा 2(1)D, ठीक है। डॉक्यूमेंट का मतलब है, आप ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। डॉक्यूमेंट का मतलब है एनी मैटर, एनी मैटर, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, या तो एक्सप्रेस्ड है, ऐसे करके चलो, जो कि एक्सप्रेस्ड है, डिस्क्राइब्ड है, या फिर अदरवाइज कोई और तरीके से रिकॉर्डिंग के पर्पस से कलेक्ट की गई है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, हम ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं कि डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि मतलब इसका मतलब सिर्फ कागज़ नहीं है। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा मैटर, मैटर ना बहुत वाइड टर्म है, मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि या तो एक्सप्रेस की गई है किसी भी फॉर्म में, या डिस्क्राइब की गई है, या और किसी तरीके से, ठीक है। एक्सप्रेस मतलब क्या, मान लो कहीं लिख दी गई है, बोल दी गई है, कहीं कुछ कर दिया गया है। ये डिस्क्राइब भी सिमिलरली वही चीज़ है कि
डायरेक्टली एक डॉक्यूमेंट की तरफ से या पेपर में ना लिख के वैसे डिस्क्राइब कर दिया गया है किसी और चीज़ में, या फिर और कोई तरीका है, किसी और तरीके से रिकॉर्डिंग हुई है, तो मेन फैक्टर है हमारा रिकॉर्ड होना। सबसे मेन चीज़ है रिकॉर्ड होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ सिंपल इतना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड या अदरवाइज किसी भी तरीके से रिकॉर्डिंग के पर्पस से लिखी गई है या डिस्क्राइब की गई है या कहीं कलेक्ट करके रखी गई है, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखवा देती हूँ ऑफ डॉक्यूमेंट, फीचर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहली चीज़ जो अभी हमने पढ़ी कि रिकॉर्डिंग होनी ज़रूरी है, रिकॉर्ड करने के पर्पज से होनी चाहिए, इंटेंडेड टू बी रिकॉर्डेड। ऐसा नहीं कि ऐसी कुछ चीज़ें लिखी हैं, नहीं, उसको लिखने का मकसद था कि उसको एक रिकॉर्ड करके रखना, रिकॉर्ड के पर्पस के लिए लिखी गई है या डिस्क्राइब की गई है, तो उसे ही हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो रिकॉर्डिंग किसी भी तरीके से एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकती है या किसी और तरीके से डिस्क्राइब भी की जा सकती है, या फिर और कोई मतलब भी हो सकता है, किसी भी तरीके से। हम ना क्या बोलते हैं, खुली छूट दे रहे हैं एक तरीके से कि किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में बस रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड इज़ कोई भी मैटर, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि भाई सिर्फ हैंड राइटिंग होनी चाहिए उसी को डॉक्यूमेंट कहेंगे, नहीं, कोई चित्र भी हो सकता है, कोई और तरीके की फिगर्स भी हो सकती है, न्यूमेरिकल फॉर्म भी हो सकती हैं, कोई फोटोग्राफी भी हो सकती है। मतलब हम लोग कन्फाइन नहीं कर रहे चीज़ों की कि डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लिखी हुई चीज़ हो, नहीं, कोई भी मैटर हो सकता है, ये भी बहुत एक ब्रॉड टर्म है। तीसरी चीज़, कोई भी सब्सटेंस भी तो हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। ज़रूरी है कि हर चीज़ सिर्फ लिखी गई हो या छापी गई हो, नहीं। कोई मान लो एंशिएंट स्टोन है, ठीक है, उसका कोई रिलेवेंस है, उसके पीछे कोई हिस्ट्री है, ठीक है, तो ये सब भी तो चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी, वो भी, उसको भी हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे, उसको भी रखा गया है रिकॉर्ड के पर्पज़ के लिए। एंड अब एक चीज़ और आपको देखनी है कि हाउ टू रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्डिंग का मतलब सिर्फ ये है कि कहीं चीज़ें लिख के कंपाइल की गई हों या फाइलों में हो? नहीं, आप किसी भी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेटर्स के थ्रू, जो कि सिंपल आपको समझ आता है, लेटर्स जो जैसे ए बी सी, ठीक है, क ख ग, मतलब एनी लैंग्वेज में देयर इज़ नो बैरियर। लेटर्स में कोई चीज़ लिखी गई है, एनी लैंग्वेज। अब मुझे क्योंकि यही 2 लैंग्वेज आती हैं तो मैंने एग्जाम्पल्स दी, यू कैन राइट एनीथिंग, कुछ भी दिमाग में सोच सकते हैं कि लेटर के फॉर्म में है रिकॉर्ड, या फिगर्स, मतलब अभी मैंने बताया न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल कह रही हूँ, कोई फिगर्स एज इन कोई, क्या बोल सकते हैं, कोई मतलब शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ की ऐसे इमेजेस बनी हुई है, उसके पीछे का कोई रीज़न है, उसके पीछे की कोई स्टोरी है। अदरवाइज़ कुछ मार्क्स भी हो सकते हैं, जैसे कुछ मार्क्स आप देखेंगे, मान लो ऐसे ऐसे मार्क्स हैं, हमें नहीं पता इसकी क्या रेलेवेंस, हमारे लिए तो बस ये है कि ऐसे ही पॉइंट्स है, बट इसका भी कुछ ना कुछ रेलेवेंस होता है। एंड द लास्ट वुड बी, जो ब्रॉड कर दी गई है डेफिनेशन, बाय राइटिंग एनी अदर मीन्स। या तो कोई चीज़, देखो, या तो कोई चीज़ लेटर्स की फॉर्म में लिखी गई हो, या फिगर्स, कोई शेप्स वेप्स ड्रॉ करी हो, ठीक है, रिकॉर्ड के पर्पस के लिए, या कोई मार्क्स हो, ठीक है, या और भी कोई तरीका हो, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, और भी कोई तरीका हो तो वो भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब जो हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, पर्पस क्या है, रिकॉर्ड करने के लिए। आपको मेन मुद्दा नहीं भूलना है कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, रिकॉर्ड करने के लिए। तो उसको हम ना डॉक्यूमेंट की एम्बिट में ही डाल के चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ना आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ चीज़ें नहीं थी जो कि बीएसए में ऐड ऑन की गई हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। जैसे अदरवाइज़ रिकॉर्डेड, जो हमने एक बड़ा स्कोप दे दिया ना, वो नहीं था, ये चीज़ ऐड की गई है। एनी अदर मीन्स भी नहीं था, मतलब पहले ना डेफिनेशन थोड़ी नैरो थी, अब उसको बहुत वाइड कर दिया है, ये चीज़ ऐड की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहले इलेक्ट्रॉनिक
या डिजिटल रिकॉर्ड्स इंक्लूड नहीं होते थे, लेकिन क्योंकि अब एआई का ज़माना है, इंटरनेट एआई का ही ज़माना है, देखा जाए तो हर फील्ड में घुस चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आज के टाइम पे चलें और ये क्लॉज ऐड करना बहुत ज़रूरी है। कोई फाइल में एडेड है, ज़रूरी नहीं है ना अब हर चीज़ लिखी ही जाए या कुछ की जाए। मान लो हमने सॉफ्ट कॉपी में रख रखी है कुछ चीज़ रिकॉर्ड के पर्पस के लिए, तो ये 3 चीज़ें हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी, जो कि ऐड की गई है हमारे बीएसए में। तो यू शुड नो कि क्या क्या चेंजेस भी हुए हैं साथ के साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे हमारी। तो आई होप अभी आपको क्लियर है। इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस भी देख लेते हैं। राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, राइटिंग हमारी डॉक्यूमेंट है। ये तो हमें पता चल गया कि कोई भी चीज़ जब अभी हमने पढ़ा था किस फॉर्म में लिखी हो, लेटर्स, तो ये लेटर्स के एम्बिट में आ गई। या फिर कोई वर्ड्स प्रिंट किए हो, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड, मतलब और किसी भी तरीके से, ठीक है, तो ये सब भी आ जाएगा। मैप हो गया, प्लान हो गया, इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, ठीक है, कोई चीज़ ऐसे ही लिख दी गई है, या फिर मेटल के ऊपर कुछ चीज़ ऐसे चित्र बना दिए गए हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं हमें स्टोन के रूप में, तो ये सब भी क्या है, ये सब भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कैरिकेचर, मतलब ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट के एम्बिट में आता है। तो जो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है ना, हमारे दिमाग में डॉक्यूमेंट का मतलब फाइलें आ जाती हैं, पेपर्स आते हैं, तो ये चीज़ उससे काफ़ी ब्रॉड है। हमने ये सब जो पढ़ा है ये सब कुछ इंक्लूड होगा डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। अब हम चलते हैं ई में, 2(1) ई में। एविडेंस का मतलब क्या है, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, साक्ष्य का मतलब क्या होता है, एविडेंस। हमारा पहले वाले एक्ट का नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट। तो देखा जाए तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ऑल राइट, तो आपको ये ज़रूर पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि भाई एविडेंस है क्या। तो पहली चीज़, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मीन्स एंड इंक्लूड्स क्या होता है। कई जगह आप देखोगे सिर्फ मीन्स लिखा है, कई जगह सिर्फ इंक्लूड लिखा है। तो अगर कहीं पे सिर्फ मीन्स लिखा है उसका मतलब है कि वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है। कहीं अभी मीनिंग समझाती हूँ मैं, डोंट वरी। उसके अलावा कहीं सिर्फ इंक्लूड लिखा है तो इसका मतलब वो डेफिनेशन पहले मैं तीनों टर्म्स समझाती हूँ फिर बताऊँगी ये सब टर्म्स क्या हैं। अगर कहीं पे सिर्फ मीन्स लिखा है उसका मतलब क्या है, कहीं पे सिर्फ इंक्लूड्स लिखा है उसका मतलब क्या है, और कहीं पे मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों लिखा है तो उसको क्या कहेंगे हम। देखो, अगर कहीं पे सिर्फ मीन्स लिखा है यानी कि जहाँ यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं उसका सिर्फ यही मतलब बनता है, इसके बाहर उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ है तो इसका मतलब क्या है कि वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, अपने आप में पूरी है। अगर मैं बोल दूँगी एविडेंस मीन्स, तो एविडेंस का मतलब सिर्फ ये 3 चीज़ें ही होंगी, इसके बाहर कोई और चीज़ को हम एविडेंस नहीं बोलेंगे। तो अपने आप में पूरी होना, दैट इज़ व्हाट मीन्स इज। अगली चीज़ है इंक्लूड्स लिखा है। अगर कहीं पे सिर्फ मान लो अगर लिखा हुआ है एविडेंस इंक्लूड्स, तो इसका मतलब ये जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, ये अपने आप में पूरी नहीं है। एविडेंस के अंदर ये चीज़ें भी आएंगी और इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें भी आ सकती हैं। उसका मतलब होता है कि वो डेफिनेशन इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, अपने आप में पूरी नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये अपने आप में पूरी है, एग्जॉस्टिव है, कि इसके बाहर जाके एविडेंस का मतलब कुछ भी नहीं है। ऑल राइट, तो ये थी कुछ जनरल बातें। अब हम मेन अपने सेक्शन पे आते हैं। हाँ, तो एविडेंस क्या है ना, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल statements including statements given electronically which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to the matters of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence. ये सब मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, अभी बस फर्स्ट रीडिंग लो। सेकेंड चीज़, all documents including electronic or digital records produced for the inspection of the court, and such documents are called documentary evidence. तो इससे ना आपको 2 चीज़ें समझ आनी चाहिए। क्या समझ आनी चाहिए, ये सब कुछ भूल जाओ।
अभी सिर्फ इतना समझो कि एविडेंस के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। 2 तरीके के एविडेंस पढ़े हैं अभी हमने, ठीक है। एक होता है ओरल एविडेंस और एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इतना समझ के चलो अभी, फिर हम वापस आएंगे डेफिनेशन में एक एक वर्ड समझने के लिए। ऑल राइट, तो कम ऑन, अब हम पढ़ते हैं कि एविडेंस क्या है। देखो, एविडेंस जो कि दिया हुआ है हमारा 2(1)E में, एविडेंस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ओरल एविडेंस एंड दी अदर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये हम आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए जस्ट एक जिस्ट समझ जाओ कि होता क्या है। तो अब इन दोनों के बीच में एक एक करके चलते हैं। पहले हम ओरल एविडेंस समझेंगे क्या होता है। ओरल एविडेंस क्या होता है? ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि विच आर गिवन बिफोर कोर्ट, ऐसी स्टेटमेंट्स जो कोर्ट के आगे दी जाती है। तो मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ, ऐसी स्टेटमेंट्स जो कोर्ट के आगे दी जाती हैं उसको हम बोलते हैं ओरल एविडेंस। अब इस स्टेटमेंट्स के अंदर सब कुछ आ जाएगा। ये स्टेटमेंट ओरल भी हो सकती है प्लस रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। ओरल का देखो, ओरल एविडेंस जैसा हम समझते हैं ना, ओरल का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ बोली हुई चीज़ें नहीं। ओरल एविडेंस का मतलब ये होता है कि जो भी स्टेटमेंट्स कोर्ट के आगे दी जा रही हैं, मतलब कोर्ट के मौजूदगी में दी जा रही हैं, आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर खड़े होकर कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो या लिख रहे हो, वो सब आ जाती हैं ओरल एविडेंस के एम्बिट में, ठीक है। अब इसके अंदर इसके ओरल और रिटन के अलावा इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो, दिखा रहे हो, पेश कर रहे हो, तो वो सब भी क्या है ना, वो भी ओरल एविडेंस के एम्बिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट्स जो विटनेसेस दे रहे हैं रिलेटेड टू द इशू कोर्ट के आगे, चाहे वो ओरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, वो सब हम ओरल एविडेंस बोलते हैं। अब मान के चलो ना कि अगर कोई मतलब डम पर्सन है, ही कैन नॉट स्पीक, तो उसका क्या मतलब है, वो ओरल एविडेंस ही नहीं दे सकता नहीं ना। ओरल एविडेंस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो कोर्ट के आगे आप देते हो, ठीक है। तो अगर कोई बंदा गूंगा है तो वो कोर्ट के आगे बोल नहीं सकता ना यार, पर वो कोर्ट के आगे एक चीज़ में मान लो पेज पे लिख के दे दिया कि ये मेरी बात है, तो वो भी ओरल एविडेंस के अंदर काउंट होगी। मुद्दा ये है कि कोर्ट के आगे देनी है, ठीक है। तो कोर्ट के आगे कोई भी स्टेटमेंट दी गई हो उसे हम बोलते हैं कि ओरल एविडेंस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर कोई एविडेंस है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। हमारे BSA में ऐड ऑन किया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट में इट वाज नॉट देयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स को मानते ही नहीं थे, ऐसा नहीं है। उसके लिए ना एक केस था, प्रफुल्ला बी देसाई, ठीक है। आपको पूरी केस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। अब तो इस केस का रेलिवेंस भी नहीं बचा, क्योंकि BSA में खुद ही ऐड ऑन कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी हम ओरल एविडेंस की कैटेगरी में इंक्लूड करके चलते हैं, मतलब एविडेंस मानते हैं। बट जब तक नहीं था ना ये हमारा BSA के अंदर ये प्रोविज़न, तो हम ना इस केस को रेफ़र करते थे। और इसमें ये बोला गया था कि अगर VC मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अगर कोई चीज़ बोली गई है ना, तो उसको भी एविडेंस मान के चलेंगे। लेकिन अब क्योंकि BSA में खुद ही लिख दिया गया है, तो मतलब ज़रूरत नहीं है ये केस को मेंशन करने की। ऑल राइट, अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरफ। यही सब आगे समझा देती हूँ। ये सब था हमारा ओरल। अब देखो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, फिर मैं आपको ब्योर एक्ट पे लेके चलूँगी, तभी हम आगे चलेंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? देखो, डॉक्यूमेंट के अंदर ना 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ समझो, डॉक्यूमेंट के अंदर हम 2 चीज़ें लेके चलते हैं। एक हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखो, फिजिकल रिकॉर्ड्स तो है ही, तो मैं उसको लिखूँ ना लिखूँ, देखो लिख लेते हैं चलो। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना एक तो फिजिकल चीज़ें पेपर की फॉर्म में या किसी और तरीके की फॉर्म में, एक आ जाता है हमारा, क्योंकि BSA में इंक्लूड कर दिया गया है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ये सब भी हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट ही है। चाहे पेपर की फॉर्म में हो, है ना, फिजिकल फॉर्म में हो, हार्ड कॉपीज़ हो, या फिर सॉफ्ट कॉपीज़, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड कोई डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसको भी हम डॉक्यूमेंट के एम्बिट में डालते हैं। अदर थिंग इज़, ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहे फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की फॉर्म में,
ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या मतलब है इस लाइन का, क्यों ऐसी चीज़ लिख रही हूँ मैं? देखो, यही डिफरेंस आ जाता है ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का। देखो, जब हम बात करते हैं ओरल एविडेंस की, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस मान के चलो। ओरल एविडेंस में हमने क्या पढ़ा था? ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो इट इज़ मेड बिफोर कोर्ट, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में बोल रहे हैं हम कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। अब आपको समझ आएंगे धीरे धीरे चीज़ें। देखो, ओरल एविडेंस में हमने बोला कि चाहे स्टेटमेंट ओरल हो, रिटन हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन इट मस्ट बी मेड बिफोर द कोर्ट। मतलब आप कोर्ट ऑफ लॉ के आगे वो चीज़ें रख रहे हो, तभी उसको हम ओरल एविडेंस बोलेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? विच इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। आप कोर्ट के आगे कोई स्टेटमेंट नहीं रख रहे हो, आपके पास ना ऑलरेडी एक रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्री में याद रखना, ऑलरेडी एक रिटन फॉर्म में यू हैव सम डॉक्यूमेंट जो आप कोर्ट के आगे पेश कर रहे हो। किस चीज़, क्यों पेश कर रहे हो? ताकि कोर्ट इंस्पेक्ट कर सके। तो ओरल एविडेंस में आप ऑन द स्पॉट चीज़ें बोलते हो या लिखते हो या पेश करते हो, ठीक है। लेकिन या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप रिकॉर्ड करके भेजते हो। जैसे अब कोरोना के टाइम पे काफ़ी प्रोसीडिंग्स हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर उसमें आपने कोई बात बोली है तो क्या ओरल में नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। बात वही है ना, कोर्ट की जगह आप फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अपनी स्टेटमेंट दे रहे हो, बट दे तो कोर्ट के आगे ही रहे हो, तो दैट इज़ ओरल एविडेंस। लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है ऐसी कोई डॉक्यूमेंट जो आपके पास ऑलरेडी रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास क्या बोलते हैं, आपकी किसी भी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है किसी रिटन डॉक्यूमेंट की, ठीक है, या आपके पास हार्ड ड्राइव में कुछ है, पेन ड्राइव में कुछ है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, फिजिकल मोड में भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन आप कोर्ट में पेश कर रहे हो ताकि कोर्ट इंस्पेक्ट करे और बताए, ठीक है। तो ये होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, एंड आई होप आपको क्लियर होगा। अब अच्छा, एक एग्जाम्पल लेके चलो। अगर मान के चलो ये है एक ए, ये है बी, दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, इनके बीच में केस चल रहा है। ये है ओनर, ठीक है, हम घर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक घर, ये इसका ओनर है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं ना, इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ। मान लो बी कब्जा करके बैठा है, ठीक है, बी इसके घर में आके घुस गया, इन्वेट कर दिया, अब वो निकल ही नहीं रहा है। अब ए क्या करता है? ए सूट फाइल करेगा ना ऑब्वियसली कि भाई मेरा घर है, ये आके घुस गया है, तो कोर्ट प्लीज़ ऑर्डर दो, इसको निकाला जाए, ठीक है। तो वो एक सिविल सूट फाइल करेगा। अब उसके लिए ना कोर्ट कुछ तो मांगेगी। कोर्ट कैसे बिलीव कर लेगी? मान लो ए को पता है उसका घर है, बी को भी पता है कि ए का घर है, उसके घर वालों को भी पता है ए का घर है, बट कोर्ट कैसे मानेगी कि ए का घर है? कोर्ट नीड्स समथिंग ना। तो आपको एविडेंस के तौर पे आप, मतलब ए बोलता है कि भाई मेरे पास ना कागज़ पड़े हैं घर के। मान लो मैंने किसी से ख़रीदी थी, तो मेरे पास ना सेल डीड पड़ी है, ठीक है, परचेज डीड या सेल डीड बोल सकते हो आप, कि मैंने ख़रीदी थी तो मेरे पास सेल डीड है जो कि मुझे सी ने इशू की थी, ठीक है। तो मतलब मेरे पास घर के कागज़ पड़े हैं। तो क्या ये एविडेंस है? सिर्फ कह देने से कि मेरे पास पड़े हैं, घर में किसी ड्रॉर में पड़े हैं, तो क्या एविडेंस है? नहीं नहीं नहीं, इट इज़ नॉट एविडेंस अनटिल ये वाला डॉक्यूमेंट इट इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। मतलब इसको जब तक कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा ना, आपकी मौली बातों से थोड़ी कोर्ट मान जाएगा कि हाँ भाई मेरे पास तो उसका डॉक्यूमेंट है। अरे आपको दिखाना पड़ेगा ना। अनलेस इट इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट, तब तक इट इज़ नॉट एविडेंस। लेकिन हाँ, जब ये डॉक्यूमेंट पेश कर दिया गया कोर्ट के आगे इंस्पेक्शन के, तब हम इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलेंगे। आई होप अब आपको क्लियर हुई होंगी कुछ चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से हम एक चीज़ करके सब समझते चलेंगे, एंड अब आपको दिक्कत नहीं आएगी इस पर। एविडेंस देखो दो तरीके के हैं इसके अकॉर्डिंग, सेक्शन के अकॉर्डिंग, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में क्या आ जाएगा? ऐसी सारी स्टेटमेंट्स, ध्यान रखना मैं स्टेटमेंट्स मार्क कर रही हूँ, ऐसी सारी स्टेटमेंट्स जो कि या तो इलेक्ट्रॉनिकली दी गई हूँ,
ठीक है, which are given electronically, which the court permits or required to be made before it by witness in relation to the matters of fact under inquiry, and such statements are called oral. अब आपको समझ आ गया कि इस जो हमने स्टेटमेंट्स लिखा है ना, इस स्टेटमेंट्स के अंदर सब कुछ आ जाएगा. क्या क्या आ जाएगा? हमारा ओरल भी आ जाएगा, ओरल फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, या ई रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो. तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सॉरी रिकॉर्ड्स बोल रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी जैसे हमने देखा कि वीडियो कॉल के थ्रू अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है कोर्ट के आगे, तो ये सब आगे हमारा ओरल एविडेंस के अंदर. सेकेंड चीज़ है कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है. ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब रिटन फॉर्म में ऐसी चीज़ें जो या तो इलेक्ट्रॉनिक के या डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन उसका मेन मुद्दा क्या है, प्रोड्यूस्ड कोर्ट के आगे पेश की गई हैं ताकि कोर्ट इंस्पेक्ट करे. सिर्फ डॉक्यूमेंट होना काफ़ी नहीं है, यू हैव टू प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट, तब उसको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोला जाएगा. ऑल राइट, अब आगे चलते हैं. डॉक्यूमेंट पढ़ लिया हमने, एविडेंस भी पढ़ लिया हमने. इसके अभी हमने 2 पार्ट्स किए हैं, राइट, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री. अब हमें ये देखना है ये तीसरी चीज़ क्या लिखी है मैंने, रियल और मटेरियल थिंग. ये चीज़ आपको बेयर एक्ट में नहीं दिखेगी, बट ये भी एक तरीके का एविडेंस ही है. बेयर एक्ट में सेक्शन 2 में हमारे 21E में सिर्फ ओरल दिया हुआ है एंड डॉक्यूमेंट्री, लेकिन रियल और मटेरियल थिंग नहीं दिया, बट ये भी एविडेंस ही माना जाएगा. मैं समझाती हूँ ये लिखा क्या है मैंने. देखो बहुत ब्राइट है ये कलर. रियल और मटेरियल थिंग क्या है, इसके लिए ना आपको रेफरेंस लेनी पड़ेगी सेक्शन 55 प्रोवाइजो 2 की. यहाँ भी मैं ले चलूँगी, डोंट वरी. ठीक है, ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का एविडेंस है, ये भी एक एविडेंस की ही फॉर्म है. जैसे ओरल और रिटन है ना, ऐसे ये भी एक एविडेंस है. इसके लिए एक एग्जाम्पल लो, ये ए है, ये बी है. ए ने क्या किया, ये गन लग रही होगी, ए ने बी को शूट कर दिया. ठीक है, ए ने बी को इस गन से शूट कर दिया. तो ये तो आपको बहुत बेसिक पता होगा कि ये जो जिस गन से शूट किया है इसको हम क्या बोलते हैं, मर्डर वेपन. ठीक है, ये हमारा मर्डर वेपन है. तो द क्वेश्चन इज कि ये जो गन है, इज इट एविडेंस और नॉट. वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू. 2 मिनट सोचो कि इस एग्जाम्पल में, ऐसा तो बहुत देखे होंगे आपने केसेस कि भाई ए ने मान लो किसी चाकू से मार दिया या गोली से मार दिया या किसी और डिवाइस से मार दिया है, कुछ कर दिया, तो क्या वो एविडेंस माना जाता है? क्योंकि हमने जो भी डेफिनेशन देखी उसमें तो कहीं नहीं लिखा. उसमें तो सिर्फ यह लिखा है कि ऐसी ओरल स्टेटमेंट दी गई हो कोर्ट के आगे या फिर कोई डॉक्यूमेंट पेश किया गया हो इंस्पेक्शन के लिए, सिर्फ यही 2 चीज़ें आती हैं. तो गन ना तो ओरल है ना ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो इज इट एन एविडेंस और नॉट? इसका आंसर भी आपको सेक्शन 55 का प्रोवाइजो 2 देता है. इसको भी हम इनडायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं. ठीक है, इनडायरेक्टली इट इज ऑल्सो एन एविडेंस. अब मैं इनडायरेक्ट क्यों बोल रही हूँ, इसके लिए समझे आप. देखो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर समझोगे ना आप, प्रैक्टिकल होकर सोचोगे, सब समझ आएगा. देखो बिल्कुल सिंपल बात बोलूँ तो गन ना इन इटसेल्फ इट इज़ नॉट एन एविडेंस ऑफ एनीथिंग. अगर आप कोर्ट में सिर्फ ये गन ले जाओ ना कि देखो ये रही गन, इससे मारा गया था, तो कोर्ट नहीं मानेगी उसको एविडेंस. क्यों भाई, हमारी डेफिनेशन में भी नहीं लिखा. सिर्फ गन किसी चीज़ का एविडेंस नहीं होता कि आप सिर्फ गन पेश कर दो कि लो ये रहा मेरा एविडेंस. ये अपने आप में ही एविडेंस नहीं है. अब चलती कैसे हैं चीज़ें, क्या इसका ये मतलब है कि ये कि कभी पेश ही नहीं की जा सकती है चीज़? नहीं, ऐसा भी नहीं है. देखो सबसे पहले मान लो गन मिल गई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया एंड उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक गन मिली, मर्डर वेपन मिल गया. अब पुलिस सबसे पहले क्या करेगी, फॉरेंसिक में देती है. ये जो मर्डर वेपन है आपने बहुत सुना होगा, अब ये फॉरेंसिक
डिपार्टमेंट में जाएगा। फॉरेंसिक वाले क्या करेंगे, वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे, पता लगाएंगे, ठीक है, अपनी साइंटिफिक नॉलेज का अप्लाई करेंगे, ठीक है, हर चीज़ पता लगाएंगे कि हाँ कि फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं या नहीं, या ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अगर मान लो फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए, उसको पता चल गया फॉरेंसिक वालों को कि हाँ भाई इस पर एक ही उंगलियों के निशान है, तो अब क्या होगा, तो ये गन गई फॉरेंसिक वालों ने। फॉरेंसिक ने मान लो पता लगा लिया कि येस इस पर हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, तो ये है ए को ही बिलोंग करती है और ए के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो ये जो ओपिनियन दिया ना, ओपिनियन बाय एक्सपर्ट्स, एक तरीके से ओपिनियन ही तो है ना, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हुए कोई चीज़ पता लगाई है उन्होंने। तो ये जो ओपिनियन हो गया ना हमारा, इसी ओपिनियन को ओरल एविडेंस बोलेंगे हम। अब ऐसा नहीं है ना, देखो अब क्या चीज़ होएगी ना, सुनो, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में एक्सपर्ट है ना जो, उसको विटनेस के तौर पे बुलाया जाएगा, ठीक है, प्रोसिक्यूशन की साइड से बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा, कोर्ट पूछेगा इससे कि आपको कैसे पता कि ए ने ही मारा है। अब एक्सपर्ट क्या करेगा, कोर्ट के आगे एक स्टेटमेंट देगा, क्योंकि वो कोर्ट के आगे दे रहा है तो उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे हम, ओरल एविडेंस के फॉर्म में। तो अब वो कोर्ट के आगे स्टेटमेंट देगा कि भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन है कि इसका है, क्योंकि डेट एंड टाइम मैच हो रहा है, फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं, एंड आई हैव प्रूफ फॉर दैट, और ये रीज़न है। तो अपनी ओपिनियन दे रहा है कोर्ट के आगे जाके, तो उसको हम ओरल एविडेंस मान लेंगे, और इस तरीके से ये एविडेंस के एम्बिट में आ जाएगा। तो डायरेक्टली तो गन इज़ नॉट इन इटसेल्फ एनीथिंग, कोई एविडेंस नहीं है, बट जब ये चीज़ एक्सपर्ट आके अपना बताएगा, रीजनिंग देगा, तब उसको हम ओरल एविडेंस की कैटेगरी में डाल के एविडेंस मान लेंगे। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। चाहे ये चीज़ नहीं लिखी, बट यू शुड नो कि येस मर्डर वेपन भी इनडायरेक्टली एक एविडेंस होता है। तो सिर्फ ये कह देना कि एविडेंस में सिर्फ ओरल या डॉक्यूमेंट्री चीज़ें आएंगी, इट इज़ रॉन्ग। आपको बैक स्टोरी ये भी पता होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का डॉक्यूमेंट हो या स्टेटमेंट्स ही दे के बताया जाए। कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई रियल या मटेरियल थिंग, ये भी एविडेंस के अंदर ही आएगी, इनडायरेक्टली आएगी बट आएगी, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक बार रेफरेंस के लिए वहाँ लेके चलती हूँ, हमारे बेयर एक्ट में। सेक्शन 55 पे चलो। हमें पूरा नहीं पढ़ना इसका, सिर्फ हमें प्रोवाइजो पार्ट पढ़ना है, क्योंकि ये तो आगे हमारा जो ओरल एविडेंस का है ना, उसके टाइम पे पढ़ेंगे हम। तो अभी के लिए आप सिर्फ सेक्शन 55 खोलो, एंड आई होप आप बेयर एक्ट साथ लेके बैठते हो, ऐसे नहीं समझ आएंगी चीज़ें आपको, मतलब हार्ड कॉपी में आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब 55 का प्रोवाइजो क्या बोलता है, इसके अंदर भी दो प्रोवाइजोज हैं। हमें ये वाला प्रोवाइजो पढ़ना है, सेकंड प्रोवाइजो, इस पे आओ। ओरल एविडेंस शैल इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट इफ इट रेफर्स टू ये सम, एंड देयर आर टू प्रोवाइजोज गिवन। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट, द कोर्ट में, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, इफ इट थिंग्स फिट रिक्वायर द प्रोडक्शन, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा उस मटेरियल थिंग को कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, तो उसको हम फिर ओरल एविडेंस की कैटेगरी में डाल देंगे। आई होप अब आपको चीज़ समझ आई हो कि मैं क्यों बार बार बोल रही थी कि मर्डर वेपन भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो मटेरियल थिंग है ना, इसी के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, मर्डर वेपन आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी। तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि रियल और मटेरियल एविडेंस भी, अगर ऐसा कोई वेपन मिला है या कुछ है जो कि डॉक्यूमेंट्री और के अंडर नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन ओरल में भी डायरेक्टली नहीं आ रहा, लेकिन एक प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया कि जब ओपिनियन देगा वो आके ऐसे ऐसे करके, तो तब हम उसको फिर ओरल एविडेंस की कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन वन अगेन ये अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ना कोर्ट का ही डिस्क्रिशन है, मे का मतलब है कोर्ट की मर्जी है, अगर वो चाहेगा तो बुलवा लेगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो कोई कंपल्शन नहीं है कि बुलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आई होप अब आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें, ठीक है। अब इसके अलावा
लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं. स्टर्लिंग एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ये सब है, ठीक है. अब देखो स्टर्लिंग एविडेंस क्या होता है. इसके लिए ना आपको कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी, ये सिर्फ वन लाइन में आपको समझा देती हूँ मैं. अगर आगे जाके कहीं पे देखो बेयर एक्ट में ये टर्म यूज़ नहीं है, तो इसके लिए कोई सेक्शन नहीं है जिसको मैं रेफ़र करके समझा पाऊँ. लेकिन अगर आपको कहीं पढ़ने में मिलता है ना कि या किसी केस लॉ में दिख जाता है कि इट्स स्टर्लिंग एविडेंस या आई विटनेस इज़ अ स्टर्लिंग एविडेंस, ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिलता है, तो उसका मतलब ये है कि ऐसा एविडेंस, ध्यान से सुनना, ऐसा एविडेंस जो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई एविडेंस मिलना, कि अगर ऐसा एविडेंस मिल गया तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा कोर्ट के दिमाग में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और काफ़ी रिलायबल है, कोई डाउट नहीं है उसके पीछे, मतलब उस पर डिपेंड करके, उस पर रिलाई करके कोर्ट डिसाइड कर सकता है, डिसीजन दे सकता है, उसको हम स्टर्लिंग एविडेंस बोलते हैं. मान लो बहुत क्लियर कट, अब मान लो ए बोल रहा है कि बी ने मेरा बैग चुराया, ठीक है. अब ए तो ये क्लेम कर रहा है ना कि बी ने मेरा बैग चुराया. अब क्या करता है ए, कोर्ट में ना सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है. मान लो वो एक दुकान पे गए हुए थे और वहाँ से उसका बैग चोरी करके बी भाग गया, तो ए जाके सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है उस दुकान की, उसमें सब आपको डेट एंड टाइम दिख जाएगा, बी की शक्ल दिख जाएगी, तो ये इंसिडेंट दिख जाएगा. तो सीसीटीवी फुटेज क्या है, बहुत क्लियरली, उसको तो बदल ही नहीं सकते ना यार, उसमें तो हर चीज़ क्लियर दिख रही है. तो ये एक तरीके का रिलायबल एविडेंस है कि कोर्ट सिर्फ इस पर बिलीव करके भी डिसीजन दे सकता है, सज़ा दे सकता है बी को, ठीक है. या फिर कोई आई विटनेस आके बता दे कोई चीज़. आई विटनेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि मान लो मैंने किसी का मर्डर होते हुए देखा, तो मुझसे अच्छा कौन जान सकता है, राइट, मुझसे अच्छा कौन जान सकता है कि क्राइम सीन पे क्या हुआ. तो ये सब स्टर्लिंग एविडेंस है जिसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है और जिसको रिलाई करके कोर्ट कैन डिसाइड. आगे चलते हैं. अब क्या है ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है आगे जाके हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, बिलीव मी. तो अभी के लिए सिर्फ मोटा मोटा हिसाब मान के चलें कि क्या होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, प्रोड्यूस की जा रही है किसके आगे, कोर्ट के आगे, फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, राइट. अब इसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी एविडेंस, एक है सेकेंडरी एविडेंस. अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चलो कि प्राइमरी का मतलब क्या है कि बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी. मान लो सेल डीड है आपके पास, ठीक है, आप वो पेश करना चाहते हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखाना चाहते हो कोर्ट में, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना जिसमें आपके सिग्नेचर्स हैं एंड एवरीथिंग, जो विच इज़ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर वो आप कोर्ट में आके पेश करते हो, दैट इज़ प्राइमरी एविडेंस. सेकेंडरी नाम से पता चल रहा है विच इज़ नॉट ओरिजिनल, ये एक डुप्लीकेट है. जैसे मान लो आपने कोई ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये था ओरिजिनल और इसकी आपने 4-5 कॉपीज़ बनवा के रख ली रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए, सेफ पर्पज़ के लिए. तो अगर आप ओरिजिनल ना दे के डुप्लीकेट या फोटोस्टेट कॉपी देते हैं कोर्ट में, तो उसको सेकेंडरी एविडेंस बोलेंगे. आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ सिर्फ प्राइमरी एविडेंस ही दे सकते हैं और कहाँ कहाँ सेकेंडरी भी अलाउड है और कहाँ कहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है सेकेंडरी. तो ये सब आगे की चीज़ें, अभी आपको सिर्फ टर्म्स का मतलब समझ आना चाहिए. आगे बढ़ें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होता है. देखो डायरेक्ट एविडेंस नाम से पता चल रहा है जो डायरेक्टली है, जो बिल्कुल डायरेक्ट है कि जिस पे कोई डाउट नहीं है. अब मैं आपको इसके बोर्ड की हेल्प से समझाती हूँ. देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस समझ आना बहुत बहुत ज़रूरी है. डायरेक्ट एविडेंस की बात करूँ तो मान लो ए ने बी को शूट किया, ठीक है, ए ने बी को शूट किया और ये जब इंसिडेंट हुआ ना तो वहाँ पे ना सी मौजूद था. मान लो नीचे से खड़ा हुआ देख रहा था, ये मान लो ये इंसिडेंट हुआ छत पे, टेरेस पे. मान लो सी नीचे से कहीं जा रहा था या उस टाइम पे उस एरिया में मौजूद था, तो सी ने क्या किया, देख लिया ये इंसिडेंट होते हुए कि ए ने बी को शूट किया है. और उसी दौरान जो डी था वो भी वहाँ से मान लो कोइंसिडेंटली गुजर रहा हो, उसने ना देखा नहीं कि किसने किसको मारा, लेकिन उसने गोलियों की आवाज़ सुनी, ठीक है. उसके अलावा एक और ले लेते हैं कि जो ई है वो वहाँ से जा रहा था, ना उसने कुछ देखा ना कुछ सुना,
लेकिन उसने महसूस किया, ऐसा महसूस यानी परसीव्ड, उसने ऐसा महसूस किया कि उस टाइम काफ़ी हाई टेम्परेचर था या बारिश हो रही थी, उसने ऐसा फील किया, या फिर कोई भगदड़ हो रही थी, कोई भाग रहा था, या फिर मतलब उस टाइम पे बहुत हेवी रेन थी, ऐसा कुछ उसने महसूस किया उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक मान लो जिस गन से शूट किया, इसके लिए एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट का नाम एफ़ ले लो, और एफ़ ने इसके ऊपर एक ओपिनियन दिया कि ये इस पे ए के फिंगरप्रिंट्स पाए गए या नहीं पाए गए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ कि डायरेक्ट एविडेंस होता क्या है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ, सी ने डायरेक्टली देखा कुछ चीज़, डी ने सुना, आवाज़ से सुनी, ई को ऐसा महसूस हुआ कि उस टाइम बारिश हो रही थी, ऐसा कुछ हुआ, भगदड़ मच रही थी, कुछ ऐसा महसूस किया, कुछ अलग इन्वायरमेंट महसूस किया। और एक एफ़ है जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, और उसके पास जब ये मटेरियल थिंग या मर्डर वेपन आया गया तो उसने कोई अपनी ओपिनियन रखी कि ये ए का है या नहीं है, ठीक है, ये ओपिनियन होगी। तो ये 4 चीज़ें ना अपने आप में ही डायरेक्ट है, इसमें कोई घुमा फिरा के बातें नहीं है, इसमें कोई घुमा फिरा के बातें नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। और ये बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये सब ना डायरेक्ट एविडेंसेस हैं, ये सब क्या हैं, डायरेक्ट एविडेंसेस हैं कि इन्होंने ये लोग क्राइम सीन पे मौजूद थे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहीं से बातें सुनी नहीं है, इन्होंने खुद महसूस किया है, खुद देखी है, खुद सुनी है, खुद उसको टेस्ट करके ओपिनियन दिया है। तो ये सब हमारे डायरेक्ट विटनेस होते हैं। और हमेशा हमेशा डायरेक्ट विटनेस या डायरेक्ट एविडेंस का जो पलड़ा होता है ना, बहुत भारी होता है। कि अगर आपने डायरेक्ट एविडेंस पेश कर दिए ना, विटनेस पेश कर दिए, तो ये मान के चलो कि केस आपके हित में ही आएगा। डायरेक्ट एविडेंस का इतना वेट होता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग खुद वहाँ मौजूद थे और इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ना कोर्ट ने देखा है, ना और किसी थर्ड पर्सन ने देखा है, इन लोगों ने वो चीज़ देखी है। तो इसके लिए मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि एक हमारा सेक्शन 55 जो हमने पढ़ा ना, उसमें भी ये चीज़ आप देखोगे कि देखो सेक्शन 55 ही खुला हुआ है, राइट, कि इसमें लिखा हुआ है कि ओरल एविडेंस जो होता है ना, हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। शैल मतलब मैंडेटरी, ठीक है। ओरल एविडेंस शैल इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट, हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, घुमा फिरा के बातें नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट कैसे होगा, या अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो किसी ने देखा है, आई विटनेस, मान लो सी वहाँ मौजूद था, उसने खुद मारते हुए देखा है, तो उससे ज़्यादा क्लियर कट आपको क्या एविडेंस मिलेगा, ठीक है। इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही सॉ इट, मतलब उसने खुद ने देखा है, ये नहीं कि उसको किसी ने बताया कि मैंने देखा, नहीं, वो खुद मौजूद था और उसने देखा है, वो हो गया डायरेक्ट एविडेंस। और कोई ऐसा फैक्ट विच कुड बी हर्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज, कि जो डी है वो कह रहा है कि मैंने सुनी है गोलियों की आवाज़, तो उसने खुद ने सुनी है, किसी और ने नहीं बताई, तो वो कहा जाएगा वो डायरेक्ट एविडेंस है। थर्ड देखें तो अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंस और इन एनी अदर मैनर, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही परसीव्ड इट बाय दैट सेंस और इन दैट मैनर। परसीव्ड मतलब महसूस करना, फील करना। मान लो कोई अंधा है, ऑल्दो वो देख नहीं सकता, बट उसको महसूस, उनकी अदर सेंसेस तो होती हैं, वो देख नहीं सकते, मान लो वो सुन भी नहीं सकता, लेकिन वो महसूस तो कर सकता है। वो तो है उसके पास इतना कि वो, उसके पास इतनी पावर तो है कि वो कुछ चीज़ें फील कर सकते हैं। मान लो कुछ उसको ऑड फील हुआ था जब वो वहाँ से जा रहा था, या वहाँ से कहीं से प्रेजेंट था उस सीन पे, तो उसको कुछ अलग एनवायरनमेंट महसूस हुआ, कुछ अलग लगा कि नॉर्मल नहीं है ये सिचुएशन, तो वो ये आके भी बता सकता है कि उसको ऐसा कुछ फील हुआ, ठीक है। मान लो वो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन फील तो कर सकता है, तो वो भी एक एविडेंस माना जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि वो वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा कोई अगर ओपिनियन दी जाती है और टू द ग्राउंड्स ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड्स। यानी कि अब मान लो फॉरेंसिक्स के पास जब उन एक्सपर्ट्स के पास कोई चीज़ पहुंची इंस्पेक्शन के लिए, तो वो उसको देख के एक ओपिनियन फ्रेम करते हैं अपने दिमाग में एक ओपिनियन फ्रेम करते हैं कि, और अपने ग्राउंड्स देते हैं कि मेरा क्यों ओपिनियन है कि ए ने नहीं मारा। मान लो ये एक्सपर्ट को ऐसा लगता है जांच पड़ताल करके कि सारा देख समझ के कि ये
जो मर्डर वेपन है ना, इस पे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले ए के, या ऐसा कुछ नहीं मिल रहा कि भाई ए ने ही मारा है, किसी और ने भी मारा हो सकता है, ठीक है। तो उसके पीछे का ग्राउंड बताएगा कि मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि इसने नहीं मारा। तो ये जब चीज़ वो खुद आके बताएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसको भी हम ओरल एविडेंस की कैटेगरी में ही डालेंगे। आई होप आपको समझ आया हो कि डायरेक्ट एविडेंस क्या है, और रेफरेंस के लिए सेक्शन 55 पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट एविडेंस को हम ना हियर से एविडेंस भी बोलते हैं। हियर से, देखो, सुनी सुनाई, है ना, सुनी सुनाई बातें, इनडायरेक्ट विच इज़ नॉट डायरेक्ट, इंग्लिश का मीनिंग हो गया। इसको हियर से एविडेंस भी बोलते हैं, यानी कि सुनी सुनाई बातें, किसी ने खुद नहीं देखा, उसने बस किसी से सुना, ए ने बी से सुना, बी ने सी से सुना, ए ने बी से सुना, बी ने सी से, इसने डी से, और फिर जाके कोर्ट में बता रहे हो, नहीं, वो होता है इनडायरेक्ट एविडेंस। वो क्या होता है? इनडायरेक्ट एविडेंस। ऑलराइट, सेम एग्जाम्पल लो कि ए ने बी को एक वेपन, ये कोई भी वेपन मान लो आप, इससे मारा बी को, ठीक है। मान लो कोई नाइफ थी, ए ने बी को एक नाइफ से मारा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना, मान लो सी उसका सर्वेंट है, ये घर में हुआ इंसिडेंट, मान के चलो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। ए ने चाकू से अपनी बीवी को मार दिया, मान लो उनके बीच में झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो गई, ए ने इतने गुस्से में आके चाकू से मार दिया अपनी वाइफ को, और सी उनका परमानेंट सर्वेंट है, वो उस घर में उस टाइम पे मौजूद था, सी ने सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया, सॉ इट। तो ये एक आई विटनेस हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये एक डायरेक्ट विटनेस हुआ ना। तो अब सी ने खुद देखा, तो ये तो है हमारा डायरेक्ट विटनेस, ये है हमारा डायरेक्ट एविडेंस, या विटनेस बोल सकते हो आप, आई विटनेस, ठीक है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन इटसेल्फ। उसके अलावा अब क्या करता है ना, सी जाके अपनी वाइफ को, जो वहाँ नहीं है, ठीक है, वो फ़ोन करके अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे जो मालिक हैं उसने अपनी बीवी को चाकू से मार दिया। अब क्या होता है, वाइफ का नाम है डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जाती है कोर्ट में कि भाई मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि ए ने अपनी वाइफ को मार दिया बी को। तो कोर्ट ये बोलेगा, ना आपने सुना, ना आपने देखा, ना आपने सुना, ना आपने खुद कुछ फील किया, ना कुछ, तो आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आप तो सुनी सुनाई बातें बता रहे हो कोर्ट में, तो कोर्ट क्यों बिलीव करेगा? तो ये जो वाइफ है ना, ये क्या है, इनडायरेक्ट विटनेस है। तो इनडायरेक्ट विटनेस का हमेशा से प्रेफरेंस कम होता है, नहीं मानेगा ना कोर्ट, डायरेक्ट विटनेस पे आएगा, उस पर बिलीव करेगा। कोर्ट कहेगा कि अगर सी ने देखा तो सी आके बताए ना, उसने खुद देखा है। अब उसकी वाइफ आके बताएगी तो दैट इज़ इनडायरेक्ट एविडेंस। और इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है मीडिया, मीडिया और न्यूज़पेपर आर्टिकल, मैगज़ीन, कहीं मैगज़ीन तो क्या बोलोगे, न्यूज़पेपर आर्टिकल बहुत अच्छा एग्जांपल है। या आपने न्यूज़ चैनल में देख लिया, मीडिया में देख लिया, सोशल मीडिया में देख लिया कोई इंसिडेंट, वो भी क्या है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है, वो भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस है। अब मान के चलो कोर्ट में एक बंदा बैठा था घर पे, ठीक है, एक बंदा घर पे बैठा है, उसने न्यूज़ चैनल में देखा कि ए ने बी को मार दिया और इस नाइफ से मारा है, ठीक है। सी बैठा बैठा घर में आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा था, और उसने देखा, सुना न्यूज़ में कि ए ने बी को मारा है, और सी चला गया फटाफट कोर्ट, ठीक है। उसके मन में एक भावना आई कि मुझे जाके कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, उसको बुरा लगा। सी जाके कोर्ट में बोलता है कि भाई ए मर्डर्ड बी, तो सोर्स क्या है? कोर्ट पूछेगी सोर्स क्या है, कि मैंने न्यूज़ में सुना, तो क्या आप उसको रेफ़र कर सकते हो? नहीं ना, इट्स नॉट रिलायबल, आपने खुद नहीं देखा, खुद नहीं सुना, आपने सिर्फ कहीं कहीं बातें बता दी हैं, तो वो एक हियर से और इनडायरेक्ट एविडेंस है। विच इज़ यूजुअली नॉट अलाउड इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो एक ना हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ
ये आगे पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस, यानी कि जो हमारा जनरल प्रिंसिपल है ना, जनरली हियरसे या फिर इनडायरेक्ट एविडेंस इज़ नॉट अलाउड। क्यों इट इज़ नॉट अलाउड, आपको रीज़न भी पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसे तो बंदा कोई कुछ भी सुन लेता है, गॉसिप सुन लेता है। मान लो मेरे को किसी ने बता दिया कि पता है तुझे ऐसे ऐसे इसने उसके वहाँ पे जाके चोरी की है, इसके बैग में से सामान चुराया, और मैं जाके कोर्ट में बोल दूँ, ऐसे तो कोर्ट के पास भीड़ लग जाएगी, लाइन लग जाएगी कि उसने मेरे को यहाँ से पता चला, मुझे वहाँ से पता चला। नहीं ना, वो अलाउड नहीं कर सकता कोर्ट। विच इज़ ऑल्सो, मतलब प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो कोई तुक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? देखो, सबसे पहले अगर कोर्ट अलाउ करना शुरू हो गया कि भाई सुनी सुनाई बातें, इनडायरेक्टली एविडेंसेस भी आके, मतलब विटनेसेस आके अपनी बात कह सकते हैं, तो क्या होगा ना, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले क्यों अलाउड नहीं है ये समझना ज़रूरी है कि पहली चीज़ तो नो पर्सनल नॉलेज ऑफ फैक्ट। जो हमारा विटनेस आ रहा है वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस है। मान लो जैसे उसकी वाइफ को पता चला कि भाई हाँ ऐसे ऐसे उसके मकान मालिक ने उसके मतलब ओनर ने क्या किया, मार दिया अपनी वाइफ को, तो उसको खुद तो नॉलेज नहीं है ना वाइफ को। तो जब उसको खुद नॉलेज नहीं है तो हम उसको क्यों अलाउ करें? अब उसकी क्योंकि खुद नॉलेज नहीं है तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनती। ठीक है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती ना कि उसने सही सुना या नहीं सुना, वो मतलब जिम्मेदारी नहीं है। उससे हम कोर्ट अगर क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो तो कहे कि मैंने खुद नहीं देखा लेकिन मैंने सुना है। तो एक तरीके से उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, बस वो ऐसे ही आके बात बता के जा रही है। ठीक है, तीसरी चीज़, नो क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। मान लो मैंने अपनी तरफ से एक विटनेस बुलाया डब्ल्यू, उसने आके अपनी बात कही कोर्ट में, अब इससे ना सवाल जवाब कर सकती है सेकंड ऑपोजिट पार्टी भी। ठीक है, दूसरी तरफ की पार्टी भी इससे, यानी दूसरी तरफ के जो एडवोकेट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स, दे कैन ऑल्सो आस्क हिम क्वेश्चंस। ठीक है, सच्चाई का पता लगाने के लिए। तो अगर उसने खुद ही बात नहीं सुनी, खुद ही नहीं देखी, ही इज़ नॉट द डायरेक्ट एविडेंस विटनेस, तो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं हो सकती। तो पर्पस क्या हुआ उसका विटनेस के तौर पे आने का? एविडेंस का जो होता है ना एक पर्पस होता है, वो ही ख़त्म हो गया। तो मेयरली हम देखें ना, इट इज़ मेयरली अ गॉसिप। हियर्स एविडेंस कुछ नहीं है, बस गॉसिप है कि ए ने बी को कुछ बताया, बी ने मान लो कुछ जोड़ के सी को बता दिया, इसने कुछ अपनी मनगढ़ कहानी बना के डी को बता दिया। तो ऐसे ऐसे करके तो चेन बनती रहेगी। ठीक है, तो उसके बीच में क्या होता है ना, जो सच्चाई है, ट्रुथ गेट्स लॉस्ट इन द ट्रांजिट। इन सब बातों में ना, सुनी सुनाई बातों में सच का हमें असलियत में नहीं पता चलता। मान लो कोई बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, कोई कम ज़्यादा करके बता रहा है, अपनी तरफ से कुछ एडिशंस कर दिए कि मिर्च मसाला बने। तो क्योंकि ये सिर्फ गॉसिप्स हैं तो इट इज़ नॉट अलाउड। और एक चीज़ और होती है ना, हियर से एविडेंस बहुत मुश्किल है प्रूव करना। आप कैसे प्रूव करोगे? इसका मतलब यही होता है ना, अगर आप एविडेंस दिखा रहे हो कोर्ट में आके तो यू मस्ट प्रूव इट, अदरवाइज तो पर्पस ही ख़त्म हो गया एविडेंस का। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हियर से या फिर इनडायरेक्ट एविडेंस क्यों अलाउड नहीं है। जनरली, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ जनरली, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे अलाउ किया जाता है, बट जनरली देखें तो नहीं अप्लाई किया जाता। ऑल राइट, और आपने हियर से या ये जो इनडायरेक्ट एविडेंस है, आप ये टर्म भी नहीं सुनोगे पूरे में। डायरेक्ट तो आपने सुन लिया सेक्शन 55 में कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, बट ये जो हियर से की टर्म है ना, आप ये कहीं नहीं सुनोगे, बट समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो मोटा मोटा हिसाब देखें तो एक्सक्लूजन ऑफ हियर से जो हमारा प्रिंसिपल है ना, ये जो बोलता है कि इनडायरेक्ट एविडेंस या हियर से सुनी सुनाई बातें इज़ नॉट अलाउड। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल क्या है कि पूरे, इट अप्लाइज टू, ये जो प्रिंसिपल है ना कि इनडायरेक्ट एविडेंस इज़ नॉट अलाउड, ये पूरे बीएसए पे लगेगा, पूरे बीएसए पे अप्लाइज टू ऑल बीएसए। और ये हम सेक्शन 55 की मदद से बोल रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 55 में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सिर्फ द एविडेंस शुड बी डायरेक्ट, शैल बी डायरेक्ट, इट इज़ मैंडेटरी कि डायरेक्ट एविडेंस ही पेश करें हम। तो ये तो हो गया जनरल प्रिंसिपल, लेकिन देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी दी जाती है चीज़ों की, ताकि गलत यूज़ ना किया जाए किसी चीज़ का। अब कुछ जेन्युइन सर्कमस्टांसेस हैं, आप सिर्फ नोट डाउन कर लो, जैसे एक रेस्ट जैसे पढ़ेंगे। एडमिशंस
DD, डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है अपने आप में। और कुछ अदर स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, ये मान के चलो अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो। तो ये ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ना कोर्ट अलाउ कर देता है कि आप इनडायरेक्ट एविडेंस भी आके दे दो, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है। रेस जेस्चे होता है जैसे पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, अभी हम पढ़ेंगे, बस नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में ही पढ़ेंगे कि रेस जेस्चे क्या होता है, एडमिशंस क्या होते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, या और कुछ स्टेटमेंट्स। तो अभी आप सिर्फ नाम याद कर लो कि इन सब सिचुएशन में हियर से एविडेंसेस अलाउड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑल राइट, धीरे धीरे करके सब समझ आएगा, अभी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते चलो जितना बता रही हूँ मैं आपको। मैं डीडी का एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपको समझ तो है एक्सेप्शंस क्या है। मान लो ए ने बी को शूट किया, ठीक है, और ये मारते ही भाग गया, मारा बी को, हत्या की और भाग गया, रैन अवे, कि पकड़ा ना जाऊँ, सिंपल। अब क्या होता है, ये मार गया, अब ये ना, अब क्योंकि इसको गोली लगी है तो ये बिल्कुल मरने की स्टेज पे है। और इस उस टाइम पे ना सी, एक कोई भी रैंडम पर्सन है, थर्ड पर्सन, जो कि वहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। तो बी ना सी को बताता है कि ए शॉट मी, एक स्टेटमेंट देता है, और ये स्टेटमेंट दे के वो मर जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, ऑल दो ये जो सी है ये क्या है, एक तरीके से इनडायरेक्ट एविडेंस है, इसने खुद नहीं देखा, ये बस वहाँ से पास ऑन कर रहा था, जा रहा था, और इसने बी को पड़े हुए देखा, तो बी उसको आवाज़ लगा के बताता है कि सुनो सुनो सुनो, ए ने मुझे मार दिया। तो सी एक इनडायरेक्ट एविडेंस है, उसने सिर्फ सुना है, किसके मुंह से, बी से, और वो बी खुद मर गया, बी डाइट। अब क्या होगा, क्या ये स्टेटमेंट अलाउ की जाएगी, इनडायरेक्ट एंड हियर से है, जनरल रूल तो कहता नहीं की जाएगी, बट देर आर ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सेप्शंस, एंड एक्सेप्शंस शुड ऑलवेज बी देयर। तो क्या है ना, कोर्ट विल अलाउ दिस स्टेटमेंट। क्यों अलाउ कर देगी, क्योंकि ना हम एक, मतलब ये एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि हम ना प्रिज्यूम करके चलते हैं, एक ना प्रिजम्पशन लगा के चलते हैं कि एक जो डेड मैन है ना, या ही इज़ ऑलवेज राइट, ही इज़ ऑलवेज राइट, मतलब वो लास्ट में मरते मरते दम तक ना कुछ झूठ बोल के नहीं जाएगा, किसी को फंसा के नहीं जाएगा, हाँ ये हमारा खुद का मानना है। तो ये प्रिज्यूम करते हुए हम जो ये एक तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन थी बाय बी ने मरते मरते अपनी एक स्टेटमेंट दी है सी को। तो ये जो बी की डाइंग डिक्लेरेशन है जो कि सी को दी गई हुई है, ऑल्दो इट इज़ एन हियरसे और इनडायरेक्ट एविडेंस, बट इट इज स्टिल अलाउड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि वी बिलीव ऑन अ प्रिजम्पशन दैट डेड मैन इज ऑलवेज राइट। एक तरीके की है ये। अब क्या सच में वो ठीक है या नहीं है, क्या वो सच में झूठ बोल के गया या पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। अब एक्चुअल में वो जो डीडी स्टेटमेंट देके गया है, कौन कौन मरा था, बी, ठीक है, तो क्या वो एक्चुअल में ट्रू है या फॉल्स है, ये बात नहीं कर रही मैं। ऐसा नहीं है कि वो मर के गया है, मरते मरते एक स्टेटमेंट बोल के गया है तो ही इज़ ऑलवेज राइट, नहीं, हम सिर्फ प्रिज्यूम करके चलते हैं ताकि एटलीस्ट सी आके उसकी बात रख पाए, क्योंकि अब वो मर गया है ना यार, बी ने कोई स्टेटमेंट दी बट वो मर गया, अगर वो जिंदा होता तो वो खुद ही आके दे जाता स्टेटमेंट डायरेक्ट, लेकिन अगर वो मर गया है तो हमें थोड़ा एडवांटेज देना चाहिए, थोड़ा मतलब उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि जिस बंदे को बता के गया है वो एटलीस्ट उस मरे हुए बंदे की बात रख पाए कोर्ट में। अब वो एक्चुअल में सच बोल के गया या नहीं, तो ये तो आगे जाके जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा ना हमारे ट्रायल में, ये तब पता चलेगा कि उसकी स्टेटमेंट को मानना है नहीं मानना है, एविडेंस मानना है या नहीं, ठीक है। मैं बस ये कह रही हूँ कि उसको मौका मिला जाएगा। तो ये वन ऑफ द एक्सेप्शंस थी, बाकी धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। ऑल राइट, अब मैं आपको एक और डिफरेंस बता देती हूँ, छोटा सा है, एक डायरेक्ट है और एक है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसमें क्या फ़र्क है, बिल्कुल बेसिक बताती हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, ऐसा एविडेंस जो डायरेक्टली प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है, किस चीज़ को, इशू को। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, ऐसा एविडेंस जो हेल्प करता है टू प्रूव और डिसप्रूव द एविडेंस।
तो डायरेक्ट एविडेंस ऐसा एविडेंस जो कि डायरेक्टली प्रूव कर रहा है कि किसी चीज़ को, लेकिन सर्कमस्टेंशियल क्या होता है, वो खुद में डायरेक्टली किसी चीज़ को नहीं, मतलब वो डायरेक्टली जो हमारा मुद्दा है ना उस बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन वो एक कड़ी जोड़ रहा है, वो हेल्प कर रहा है कि वो सच्चाई तक पहुंच सके। ठीक है, ये होता है इन दोनों का मीनिंग। अब ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही बताना चाहूँगी कि है क्या, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, बट क्या एक एग्जाम्पल और समझा दूँ? मुझे लगता है ज़्यादा लेट हो जाएगा। हम लोग यहाँ डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से कल पढ़ते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ के चलो कि इन दोनों के बीच में भी हमें एक डिफरेंस पढ़ना होता है, ये दोनों सेम बातें नहीं होती, और ये आप पूरे एविडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक बनता है। ठीक है, विच यू शुड नो। ऑल राइट, हम अपने पीपीटी पे वापस चलते हैं। हमने कितना कर लिया है? हमने आज कुछ डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स पढ़े, सेक्शन 2 में भी रीडिंग की है, कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, और हमने यहाँ छोड़ा है। यहाँ से वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ताकि ठीक से चीज़ें हों, अभी जल्दबाजी में नहीं। हाँ, और इसी टॉपिक में ना मैं आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ये एक केस भी कराऊंगी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो क्लास को वाइंड अप करने से पहले मैं बस इतना बोलूँगी कि नेक्स्ट क्लास में आप जब भी आएँ, आप जब भी रिकॉर्डिंग लें नेक्स्ट क्लास की, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब कुछ रिवाइज़ करते चलें साथ के साथ। अब जैसे मैंने आज सिर्फ बोर्ड पे नहीं समझाया, मैंने आपको सेक्शंस भी समझाए हैं, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जस्ट गो, रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनने के बाद नोट्स बना के नोट्स रिवाइज करो, और ब्योर एक्ट रीडिंग ज़रूर करो। जितने सेक्शंस मैंने आज कराए हैं, 3-4 ही कराए हैं सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस, तो वो पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ो। मतलब ब्योर एक्ट समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्योर एक्ट समझ आ गया तो आधी चीज़ें आपको वैसे ही समझ आ जाएंगी। ठीक है, सो कीप ऑन रिवाइजिंग, एंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एविडेंस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक ऑनवर्ड्स, और वी विल ट्राई टू कंप्लीट ये डेफिनेशन वाला पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एंड जाने से पहले आई वुड से दैट प्लीज़ follow our channel so that you stay updated. All right, the purpose is to stay updated कि which subject is going on, or if you in case you have any doubts कि कैसे पढ़ना है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो you can also ask. So for that join our channel, and for that what you can do is you can scan this code. ठीक है, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स है हमारा ग्रुप, और उसमें आपको सब कुछ रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो जस्ट स्कैन इट एंड जॉइन द ग्रुप एंड स्टे अपडेटेड। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।